नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 28 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है कि एएलटी न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। क्यों किया, उसके पीछे का कारण ये है कि 2018 में इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके चलते इनको अभी अरेस्ट किया गया है। वो ट्वीट जो है वो आईपीसी के सेक्शन 153A और 295A के अंडर में एक क्राइम कंसिडर किया जाता है, जिसके बेसिस पे फिर इनको अरेस्ट किया गया है। तो सेक्शन 153A क्या कहता है, ये ऑलरेडी हमने पहले बातें कर ली, उन्हीं में आ चुका है। ये वो है कि अगर हमारी सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में अगर दुश्मनी फैलाने का कोई काम करे तो उसको पकड़ना। इसके अलावा 295A किसके लिए है कि अगर धर्म के नाम पर अगर दो धर्मों को मानने वाले दो ग्रुप्स के बीच में अगर कोई भी इस तरीके से लड़ाई का ऐसे कोई टेंशन क्रिएट करने का काम करे तो ऐसे में ये दोनों सेक्शंस के बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया। मतलब इनका क्या हो गया कि किसी रिलीजियस एक्टिविटी को मतलब ऐसी एक्टिविटी की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्म पहुंचाए, ये इनका था। ठीक है, तो इस तरीके से हनुमान जी का नाम लेकर के समथिंग इन्होंने कुछ कर दिया था, तो उसको लेकर के बोले अरेस्ट किया गया है। तो ये सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। टू द पॉइंट हमने बात की, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ने G7 कंट्रीज के साथ में मिलकर के अभी मीटिंग की, जिसमें 4 और कंट्रीज को भी बुलाया गया, जिसमें फ्री स्पीच चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उसको प्रमोट करने की बात की गई है। बेसिकली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया था आपकी बार G7 के चेयर कौन है अभी, जर्मनी। और जर्मनी ने कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया, जगह का नाम यहाँ पर देख सकते हो, स्कोल्स एलेमाउ कैस्टल, ये जर्मनी में लोकेटेड है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। G7 के बारे में हमने कल डिटेल में देख लिया, पर इस ग्रुप में क्या स्टेटमेंट्स आए हैं वो एक बार थोड़ा नज़र डाल देते हैं। मेन थीम तो देखो फाइनल स्टेटमेंट में ये आई है, जो सिग्नेटरीज थे, फाइनल जो स्टेटमेंट है वो कि देखो ओपन पब्लिक डिबेट अलाउ करना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्लूरलिस्टिक मीडिया राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात की है, इन्फॉर्मेशन को फ्लो होने की बात की है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ओके, इसके अलावा लेजिटिमेसी, इन चीज़ों को प्रमोट करने की बात की गई है। वही चीज़ें हैं कि भाई गवर्नेंस बड़ी इफेक्टिव हो ऐसे। ठीक है, बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन उनकी बात कर दी। ओके, ग्लोबली इंटरनेट को सिक्योर, रिलायबल एंड इंटरऑपरेबल बनाने की बात की है, जहाँ पर कि साइबर सिक्योरिटी को भी प्रमोट किया जा सके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके, एक तो साइबर थ्रेट्स के बारे में भी, और दूसरा कॉपरेशन भी आए जिससे कि इस तरीके के मैनेसेस को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा हाइब्रिड थ्रेट, जैसे कि एक तरफ तो लड़ाई हो रही है इंटरनेट पे और दूसरी तरफ लड़ाई हो रही है वॉर की, जिस तरीके से होती है, तो ऐसे में हाइब्रिड थ्रेट्स को भी कंटेन करने में बोले एक दूसरे को कॉपरेट करना है। और डेमोक्रेसीज है, ये जो 7 G7 के कंट्रीज़, एक इंडिया प्लस 4 और कंट्रीज जिनको इन्वाइट किया, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की इन्होंने बात की। ठीक है, सीधा मैसेज चला गया किसकी तरफ, रशिया और चाइना। ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या हैं, एक तो कम्युनिस्ट है और एक नाम की डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, तो ये सिस्टम है। तो बस यही ऑनलाइन ऑफलाइन यही बातें चलती रही हैं। आगे चलते हैं। G7 के बारे में कल आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लेना उसको। नेक्स्ट न्यूज़ है क्लैम्प डाउन, अनक्लियर पॉलिसीज़, इन सारी चीज़ों के। क्लैम्प डाउन का मतलब किसी भी एक्टिविटी को आप अगर सप्रेस करते हो, रोकते हो, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। और अनक्लियर पॉलिसीज़, कि आपके पास में कोई रेगुलेटर नहीं है प्रॉपर, हर दिन आपके नए कानून आते रहते हैं। बोलो इन चीज़ों के चलते जो क्रिप्टो करेंसी में ऑपरेट करने वाले इंडिविजुअल्स हैं या जो भी क्रिप्टो फ्रेंडली इंडिविजुअल्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं, वो इंडिया को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, मेनली सिंगापुर और दुबई में। ठीक है, तो देखो एक तो आ रहा है वेब 3.0, एक वर्ड आएगा वेब 2.0। ठीक है, वेब 2.0 तो अभी जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब और ये सारी चीज़ आ जाती हैं। वेब 3 में क्रिप्टो करेंसीज़ का आप यूज़ करोगे, वर्चुअल रियलिटी पे आप चलना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, तो ऐसे में वेब 3.0 जिसमें क्रिप्टो फ्रेंडली माहौल बनना ज़रूरी है। बोले कि जिस तरीके से 2008 रिसेशन आया था, ठीक है, उसके बाद में गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों ने अपना पांव फैलाने शुरू किए थे। एग्जैक्टली बोला यही कोविड के बाद में अभी वेब 3.0 का टाइम आ गया। इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए, जिससे कि क्रिप्टो फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पे इंडिया डेवलप हो और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए ज़्यादा से ज़्यादा। ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो इंडिया से वजीर एक्स, निश्चल शेट्टी,
सिद्धार्थ मेनन, ये वो लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करने वाले हैं, या इन्होंने शुरुआत क्रिप्टो करेंसीज की थी। उन्होंने पिछले 2 सालों में अपने घर शिफ्ट कर लिए इंडिया के बाहर, दुबई में। ठीक है, दुबई में क्यों किए? क्योंकि वहाँ पर एक तो प्रॉपर रेगुलेटर सेटल कर दिया और एक क्लियर पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दी गई है। हमारे यहाँ पर अभी भी कोई क्लियर नहीं है स्टेटमेंट कि भाई क्रिप्टो करेंसीज को आप कैसे टैकल करोगे। अभी भी सस्पिशन वे में देखा जाता है, डाउट किया जाता है इन पे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज का कैसे यूज़ हो सकता है, इन एसेट्स को यूज़ करने के तरीके क्या होंगे, एक रेगुलेटर होना चाहिए। एक बिल तो था जो कि पार्लियामेंट के सेशन में आना था, बजट वाले टाइम की बात चल रही थी कि बिल आ जाएगा, पर वो बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया फिर बाद में कि क्रिप्टो करेंसीज को कैसे रेगुलेट करेंगे। इनको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी बोला जाता है क्रिप्टो करेंसीज को। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की कमी है, प्रॉब्लम है। यूएई में अच्छा खासा सिस्टम है, सिंगापुर में भी इसी तरीके से इकोसिस्टम तैयार कर दिया कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होकर के वहाँ जाए। तो बोला इंडिया में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एक एक्सपर्ट है उनका तो ये कहना है कि हम बियर मार्केट में चल रहे हैं। देखो, एक तो बुल होता है, बुल मार्केट का मतलब मार्केट जब राइज होता है, सेंसेक्स निफ्टी ये राइज करते हैं। बियर मार्केट का मतलब जब डाउनफॉल आता है। तो बोला बियर मार्केट में हम चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत है। तो जो परिस्थितियाँ आज के 10 साल पहले 12 साल पहले थी, जब पूरा क्राइसिस था हमारे इकोनॉमी में, तब बोला वेब 2.0 के बेसिस पे गूगल फेसबुक लॉन्च हुए थे। बोला अब परिस्थितियाँ वेब 3.0 के लिए है। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसीज को प्रॉपर रेगुलेशन में लाने की ज़रूरत है, एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है पॉलिसी में। इसके आगे एक एक्सपर्ट एक और उनका ये कहना है कि इंडिया ने हमेशा से ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम का सामना किया कि हमारे यहाँ से अच्छा टैलेंट जो होता है वो आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। तो उसको भी रिटेन करने की ज़रूरत है। तो उसमें इंडिया को इन चीज़ों के बारे में समझना होगा कि कोई भी डिसरप्टिव चीज़ आए तो उसमें हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। और जब इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा तो टैलेंट जो होगा ना वो डेफिनेटली रिटेन करेगा। तो बोला क्रिप्टो मार्केट को इसी चीज़ की ज़रूरत है कि एक प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो जाए। इसके आगे क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्निशन इंडिया में 2018 में पहली बार मिला था, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से बैंकों को, बाकी कॉमर्शियल बैंक्स है ना, उनको ये मना कर दिया था कि कोई भी अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व इंडिविजुअल आपसे पैसे की लेन देन करता है तो उसको आप पैसा मत दो। ये बैंकों को गाइडलाइन इशू कर दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपके पास में अभी तक कोई कानून तो है नहीं, आपने किस बेसिस पे बैंकों को ये गाइडलाइन दी है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन करे तो आप उनको पैसा नहीं दोगे, है ना। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की उस गाइडलाइन को ओवरटर्न कर दिया और कह दिया कि जब तक आपके पास में प्रॉपर रूल रेगुलेशन अवेलेबल नहीं है तो क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी लेन देन करे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में ये एक पॉइंट निकल के आ गया। इसका मतलब हमारे यहाँ पर कोई लॉ तो अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी क्रिप्टो करेंसीज में लोग लेन देन जो भी काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पार्लियामेंट में एक बिल आना था जिसमें ये था कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च करने वाले, उनको बंद करना। ये पॉइंट था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी और उसको फिर प्रमोट करेगी, पर वही चीज़ है कि पार्लियामेंट में वो फिर बिल भी नहीं आ पाया। फिर बाद में बजट सेशन जो था 2022-23 का भी रिसेंट है ना, उसमें बजट में ये अनाउंस कर दिया कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लेन देन करेगा तो उसमें उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अभी कल परसों की गाइडलाइंस है जिसमें ये कहा कि टीडीएस भी कटेगा 1%। ठीक है, अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लेन देन करते हो तो 1% आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा, और उसमें सेलर, बायर या इंटरमीडिएट जो भी है, ब्रोकर, उन तीनों का वहाँ पर रोल होगा कि वो 1% टीडीएस कटवाए। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब आपने 30% इस तरीके से टैक्स फिक्स कर ही दिया है तो टीडीएस 1% एक्स्ट्रा काटने की आप बात कर रहे हो, बोले इसको 0.1% कर दो तो भी ठीक रहेगा, इससे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो बने। तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आए वो हम समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, लॉ बनाओ आप, इसके अंडर में एक प्रॉपर रेगुलेटर स्टैब्लिश हो जो कि क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन को वो रेगुलेट कर सके। तीसरा, आप ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट टैक्स रेट्स मत रखो, क्योंकि इसमें आप देखो यहाँ पर कि सिंगापुर, दुबई में, यहाँ पर अगर हम दुबई की बात करें तो एसेट रेगुलेटरी वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये इस्टेब्लिश कर दी। वहाँ पर ये कर रखा है फिक्स
कि जो भी क्रिप्टो करेंसी से आप अर्निंग करते हो उस पर इनकम टैक्स तो लगता नहीं है, बस केवल आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद करके उनको बेचते हो तो आपको कुछ गेन होता है ना, उस पर केवल 5% वैल्यू एडेड टैक्स का है वो वैट देना पड़ता है। बोलो उसके अलावा आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब केवल इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोविजन है, डायरेक्ट टैक्स का कोई सिस्टम ही नहीं रखा। तो ये चीजें क्या करती हैं, वो उन डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव बना लेती हैं। पर एक चीज आप ध्यान रखें, दुबई बहुत छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी और इकोनॉमी भी चलो ठीक अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, पर हमारे देश में कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि कब तक बिल आता है, कोई रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश होती है, वो टाइम बताएगा। बाकी फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि फिर बाद में इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना कर दें। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। इस्कंदर एम मिसाइल, ये देखो नाम यहाँ पर, इस्कंदर एम मिसाइल। ये देखो रशिया ने ये कहा है कि अपने अलाई, रशिया का अलाई है बेलारूस, बोलो उसको हम देंगे, जिससे कि कल को ना अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को एग्रेशन दिखाए तो इस मिसाइल सिस्टम का वो यूज़ कर सके। अब इस पहले तो इस सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर एक बार मैप पे नज़र डालेंगे बेलारूस के पे। देखो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरीके के वॉरहेड यूज़ कर सकता है। मतलब नॉर्मल जो सिस्टम होता है बॉम्ब ले जाने का, वो सारा काम भी कर सकती है, और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी आप सेटल कर सकते हो उसमें। इसके अंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है उसमें बैलिस्टिक और क्रूज दोनों सेटलमेंट है, वहाँ पे दोनों तरीके की काम हो सकती है। बैलिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि एक लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री लेकर के एक प्रोजेक्टाइल बना करके फिर टारगेट को हिट करना, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गई। क्रूज मिसाइल में सीधा हिट करना उस टारगेट को। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वर्जन दोनों इसके अवेलेबल है। ओवरऑल वर्सेटाइल सिस्टम हो गया। देखो इसका कोड नेम अगर देखें तो नेटो तो इसके अंदर एम मिसाइल सिस्टम को SS-26 स्टोन के नाम से बोलता है, और इसके अंदर एम नाम से रशिया इसको टर्म देता है। मतलब इस सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम को इसके अंदर एम रशिया बोलता है, उसी को नेटो SS-26 स्टोन बोलता है। ठीक है, इसमें एक तो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च, इसका मतलब आपने देखा होगा ट्रक होता है पूरा, ट्रक के पीछे सेटलमेंट फिक्स होता है, जिसमें वो मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो ऊपर नीचे सेटलमेंट करने का है वो भी आ गया इसमें। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसमें मेनली इन्वॉल्व होती है। तो वो तो हो गया क्या, SRBM। इसके अलावा सिस्टम जो है उसमें ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल GLCM, एक वर्जन तो हो गया कौन सा इसका, बैलिस्टिक मिसाइल का, एक हो गया इसका क्रूज मिसाइल का। क्रूज मिसाइल वाला उसको बोलते हैं ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल GLCM। ठीक है, इसके अंदर एम की बात करें तो अभी तो एक्सक्लूसिवली रशियन मिलिट्री ही यूज करती है, पर इसका एक वेरिएंट हो रहा है इसके अंदर वो फिर एक्सपोर्ट भी करता है रशिया। तो इसके अंदर एम जो कि रशियन मिलिट्री यूज कर रही है ना, वो ही वेरिएंट अभी बेलारूस को देना चाह रहा है रशिया। उसके पीछे कारण क्या है, G7 मीटिंग हुई, तो जर्मनी में G7 मीटिंग हुई, तो ये कहना कि भाई अगर वहां पर कोई भी इशू आता है, वेस्टर्न कंट्रीज एग्रेशन दिखाते हैं, क्योंकि बेलारूस ने खुल के साथ दिया है रशिया का यूक्रेन वाले मुद्दे पे। ठीक है, इवन रशियन ट्रूप्स को अपने थ्रू, बेलारूस के थ्रू यूक्रेन में एंट्री तक दिलवाई है बेलारूस ने। तो इस तरीके से बेलारूस को पूरा सपोर्ट देने की बात कर रहा है यहाँ पर रशिया। इसकी रेंज कितनी है मिसाइल की, देखो 500 किलोमीटर रेंज है और 700 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे न्यूक्लियर हो। इसके अलावा एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है उसकी बात करें तो इसके अंदर इसकी रेंज थोड़ी कम है, 280 किलोमीटर, और वॉरहेड कितना ले जा सकता है, 480 किलोग्राम। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो कन्वेंशनल में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे क्लस्टर बॉम्ब हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो गया, वॉरहेड, बंकर बस्टर म्यूनिशन, वो ये नॉर्मल जो हमारे बॉम्ब जो देखते हैं उस तरीके के। न्यूक्लियर के अलावा जो है कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मैनर में यूज हुए हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर सिस्टम डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा 2006 में। बेसिकली इसके पहले एक सिस्टम तैयार कर रहा था रशिया, उसका नाम था OTR-23 ओका। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल ये तैयार कर रहा था, पर एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। उस ट्रीटी के बेसिस पे इस डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है, किसको, OTR-23 ओका। तो इस केस में इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर इसके अंदर सिस्टम डेवलप किया जाता है, ठीक है, रशिया के द्वारा। इसके पहले एक सिस्टम और था रशिया के USSR के पास में, जिसका नाम था सोवियत स्कड मिसाइल्स। अब आप देखो इसकी सीक्वेंस, सोवियत स्कड मिसाइल सोवियत सिस्टम की थी, इसको रिप्लेस करने के लिए रशिया ने तैयार किया कौन सा, OTR-23 ओका। ठीक है,
पर इसको रिप्लेस करने के लिए तैयारी तो हो गई, पर इस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के बेसिस पे इस OTR 23 ओका को कर दिया स्क्रैप। इस वजह से अब इसकी जगह तैयार किया गया फिर 2006 में इसके अंदर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो आगे कि इसके अंदर मिसाइल जो है वो डिजाइन किया है, जो टारगेट है ना वहां पर अगर मान लो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है उसको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब ये कि कैसे भी करके इस तरीके के स्टील सिस्टम तैयार करना जिससे कि टारगेट को हिट करना है तो एक्यूरेटली जाके हिट कर दे, 4 से 5 मीटर, 2 से 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, और डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उससे भी बच करके, इससे क्या हो टारगेट को हिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो क्या होगा डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है बीच में। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। इसके अलावा रशिया ने कहाँ डिप्लॉय कर रखा है ये सिस्टम, इसके अंदर ये यहाँ देख सकते हो कैलिनिनग्राड। ठीक है, कैलिनिनग्राड रशियन एनक्लेव है, वहाँ पर लोकेटेड है, ये भी मैं बताऊंगा, अभी मैप देखेंगे हम कहाँ पर लोकेटेड है। और सीधा ये कि अगर कोई भी कंट्री कहीं पर भी कोई इशू क्रिएट करता है नेटो मेंबर, तो उसको वहीं की वहीं हैंडल करना, चाहे पोलैंड हो चाहे बाल्टिक स्टेट्स हो। बाल्टिक में तो आपको पता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये होते ही हैं। स्वीडन, इनको बोला टैकल करने में बोला टाइम ना लगे। अब एक बार हम मैप देखते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये है कैलिनिनग्राड। ठीक है, बाल्टिक सी की तरफ ओपन होने वाली ये एनक्लेव है रशिया की। एनक्लेव क्यों बोला, क्योंकि मेन रशिया तो इधर रह गया और रशिया से बिल्कुल सेपरेट ये छोटा सा एरिया है जो कि रशियन रीजन है। राइट, अब आप देख लो यहाँ से पोलैंड को भी यहीं से हैंडल कर सकता है, इसी तरीके से लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनको भी यहीं से बैठे बैठे हैंडल कर लेगा। इधर ये स्वीडन आ गया, इसको भी इजीली हैंडल कर लेगा। और यहीं पर आप देख सकते हो ये बेलारूस है। ठीक है, जो कि यहाँ पर पोलैंड से इधर लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, यूक्रेन, इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। इधर से एंट्री दिलाई थी बेलारूस ने यूक्रेन में। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये मैप थोड़ा सा ध्यान रखने वाला था जिससे हमें देख लिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे न्यूज़ है, जीएसटी काउंसिल की आज से मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो मीटिंग में बातचीत जो होने वाली है उसको हमने सुबह एडिटोरियल डिस्कशन में कवर कर लिया था। ठीक है ना, वही चीज़ रिपीट हो रही है। क्या बताया जा रहा है कि एक तो कॉम्पनसेशन जो था, कॉम्पनसेशन स्कीम जो लॉन्च की गई थी जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसमें स्टेट्स को जो रेवेन्यू लॉस होने का चांस था ना कि भाई जीएसटी से कुछ स्टेट्स को नुकसान हो सकता है, तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली थी। और उस एक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट ऑफ 2017, जिसमें ये था कि 2015-16 में जो स्टेट्स को रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था उस रेवेन्यू में जितना भी लॉस हो रहा है, ठीक है, उस लॉस को कवर किया जाएगा। और कवर करने का परसेंट कितना रहेगा, 14% के लगभग। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम था कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से स्टेट्स का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, जिससे कि स्टेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब 5 साल के लिए शुरू हुआ था और 30 जून 2022 को ये स्कीम ख़त्म हो रही है। तो स्टेट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके कॉम्पनसेशन स्कीम कंटिन्यू रहे। ठीक है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई और जीएसटी से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होकर के स्टेट्स को हिस्सा मिलना था वो उतना नहीं हो पा रहा है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इस जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में कंपनसेशन जो देना था ना, उसके लिए एक सेस शुरू किया गया था। सेस का मतलब होता है टैक्स पर टैक्स लगाना, और वो टैक्स पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। और वो टैक्स का पूरा इकट्ठा माल है ना, जो सेस से जो इकट्ठा होगा रेवेन्यू, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, फिर स्टेट्स के बीच में डिवाइड करेगी। उसको बोला गया कॉम्पनसेशन लेवी या कॉम्पनसेशन सेस। ये भी खत्म हो रहा है अभी मार्च 2, जैसे कॉम्पनसेशन स्कीम ही खत्म हो रही है तो फिर टैक्स किस बात का, एडिशनल टैक्स जो आप लगा रहे हो, तो उसको बंद करने की बात आई। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई कॉम्पनसेशन स्कीम के लिए जो हमने लोन लिया हुआ है वो अभी चुका नहीं पाए हैं, तो ऐसे में कॉम्पनसेशन सेस को तो हम 2026 मार्च 2026 तक कंटिन्यू रखेंगे, फिर उसके बाद बंद करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे जीएसटी काउंसिल काम कर सकती है। तो अभी आउटकम क्या निकलता है वो देखने वाली बात है। बस थोड़ा सा ये देखने वाली बात थी कंपनसेशन टैक्स वाले इस एक्ट की, और ये लेवी के बारे में देखना था। आगे चलें। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने अपनी तरफ से एक सजेशन दिया है, वो ये
कि कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी नई कंपनी लॉन्च हुई हो, उसमें अगर 1/3 मेंबर्स विमेन या फिर डिसेबल्ड्स हों तो बोलो उनको आप टैक्स बेनिफिट दो। इससे क्या होगा कि इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, जेंडर के बेस पे भी देख लो और डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली इसके लिए इन्होंने बोला कि गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाओ। अब गिग वर्कर कौन होते हैं? देखो, कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ वर्कर्स को हायर किया और वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ वो वर्कर्स फ्री हैं, वो अपने हिसाब से कोई दूसरी जगह पे दूसरे प्रोजेक्ट में किसी दूसरे मालिक के काम कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम होते हैं ना, इस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम को गिग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बोला जा रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए सरकार ये कर सकती है कि उनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें 30% या 33% तो वुमेन और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को आप हायर करो, जिससे कि नौकरी भी मिले, उनका एम्पावरमेंट भी हो और उनका बेनिफिट भी मिल जाए। इस तरीके से ये सजेशन देने की बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा। अब देखने वाली बात है गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, नीति आयोग के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी पेज से, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें फिर से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। देखो, 2007 से 2013 के बीच में 16 राउंड्स की बातचीत हुई थी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के लिए, जिससे कि दोनों को एक दूसरे के मार्केट्स का बेनिफिट मिल सके, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। अब 9 साल बाद में फिर से बातचीत होने लग रही है। ठीक है ना। अब इसमें देखो, पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि शुरुआत में तो ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों में कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब कि हाँ जी, यूरोपियन यूनियन भी खुश है, इंडिया भी खुश है। पहले तो बोलो उन मुद्दों पर बातचीत होगी, फिर उसके बाद में उन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी जो कंटेंशियस इश्यूज हैं। जैसे हम अगर बात करें तो इंडिया के लिए मेन जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये कि भाई एक तो सर्विस सेक्टर एक्सेसिबिलिटी दे दो हमें, ठीक है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं यूरोप में, वहाँ पर हमारे लेबर्स को अलाउ करो। अभी तक क्या है, इन्हीं चीज़ों को लेकर के ये अटका हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट है इसको BTIA बिटिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें नाम दिया हुआ नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखना भाई, आया हुआ है ये क्वेश्चन 2017 प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अभी बातचीत क्या, इंडिया की तरफ से तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को ओपन करवाना, टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को ओपन करवाना, ये इंडिया की डिमांड्स होने वाली है। अब बात यह कि यूरोपियन यूनियन 9 साल बाद में क्यों बातचीत करना चाह रहा है और इंडिया क्यों इस चीज़ को इंटरेस्ट दे रहा है। इसके पीछे एक तो क्या है, इंडिया ने मतलब कोई भी मल्टीलैटरल जो भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उनमें इतना पार्टिसिपेशन है नहीं। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी की बात करें तो वो जा चुकी हैं रिसेशन में, मंदी की तरफ बढ़ रही हैं। ये जो महंगाई बढ़ी अचानक से, महंगाई के चक्कर में फिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोगों ने मांगना ही बंद कर दिया, कोई भी डिमांड ही एकदम से रुक गई। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया अपने 2 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि हम जितना मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं, जितने गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 44% तो यूएस और यूरोपियन यूनियन को ही जाता है। तो इस केस में नेगोशिएशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या आउटकम निकलता है। इसके आगे है, ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील को बढ़ावा देने के लिए, न्यूक्लियर डील की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि 2015 में फाइनलाइज हुई थी, 2018 में यूएस विड्रॉ कर गया, अब वो न्यूक्लियर डील कहीं ना कहीं डोरमेंट पड़ी है। तो उस केस में उसको रिवाइवल देने के लिए कतर जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहता है। इसके अलावा कोलंबिया की एक सिटी है जिसका नाम है अल एस्पिनाल, वहाँ पर एक यहाँ पर बुल रेसिंग का कंपटीशन हो रहा था ना, बुल फाइटिंग कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट करना था। तो यहाँ पर ये स्टेडियम टूट गया, उसके बाद में ये भीड़ इकट्ठी हो गई। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं कि स्टेडियम में क्या था क्या नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अल एस्पिनल सिटी, ये कोलंबिया, सेंट्रल कोलंबिया में लोकेटेड है। तो इसका एक बार हम मैप देखेंगे, एक बार कतर का मैप देखेंगे। इधर साउथ कोरिया ने चाइना और रशिया से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप नॉर्थ कोरिया को थोड़ा समझाओ कि न्यूक्लियर टेस्टिंग ज़्यादा ना करे। इन चीज़ों को हमें देखना है। तो ये मैपिंग है, सीधा मैप पे बात करते हैं। ये आपके सामने है मैप कोरियन पेनिनसुला का। इसमें देखो, ये तो है नॉर्थ कोरिया जो कि कम्युनिस्ट रिजीम है,
और ये है साउथ कोरिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। ठीक है, दोनों कंट्रीज को सेपरेट करने वाली लाइन का नाम है डिमार्केशन लाइन या डीमिलिटराइज्ड जोन। ओके, इसकी कैपिटल यहाँ पर सियोल देख सकते हो। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में, थोड़ी सी तो देखो यहाँ पे रशिया के साथ में बॉर्डर शेयर होती है, और इधर मेनली चाइना के साथ में। ठीक है, और इसके अलावा साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी केवल बॉर्डर शेयर होती है नॉर्थ कोरिया से। इधर आप देखो तो ये जापान का होन्शु और क्यूशु, ये दो आइलैंड्स आते हैं। इन दोनों को कोरिया पेनिनसुला सेपरेट कर, इन कोरियन पेनिनसुला से इन दोनों का सेपरेशन होता है कोरियन स्ट्रेट से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस मैप को। और भी कोई इंपॉर्टेंट जगह दिख रही हो तो उसको इग्नोर मत करना। इसको कोरियन बे बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया और चाइना की तरफ लोकेटेड है ये। इसके अलावा कोई वाटर बॉडी आपको इंपॉर्टेंट दिखे तो देख लेना। आगे चलते हैं। और ये आपके सामने मैप है जिसमें आप देख सकते हो कतर, ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है कतर। ठीक है, मेनली बॉर्डर शेयर हो रही है इधर थोड़ी सी तो यूएई के साथ में, बाकी सऊदी अरब के साथ में। ये पर्शियन गल्फ है इधर। ओके, ओमान हो गया, बाकी और कंट्रीज़ को और नज़र से अच्छे से देख सकते हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ये बता चुका हूँ मैं आपको, अरेबियन सी को और इधर पर्शियन गल्फ को ज्वाइन कराने का काम करती है ये। ठीक है, कतर दोहा कैपिटल है यहाँ की। और ये देख सकते हो आप कोलंबिया, कोलंबिया यहाँ पर है मेन ये एरिया। ठीक है, ये एरिया है और साउथ अमेरिका के मतलब नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, जो कि पनामा इधर। ओके, वेनेजुएला, इसके अलावा ब्राज़ील, इसके अलावा पेरू, इक्वेडोर, इन कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर होती है कोलंबिया की। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। और वर्ल्ड मैप पे अगर नज़र डालो तो यहाँ पर आ जाता है कोलंबिया। ओके, चलिए, डन एंड डस्टेड, कंप्लीट यहीं पे सेशन। थैंक यू।